My name is Garima, and I come from Sonipat. I was born and brought up here only. I have done my graduation from BITS Pilani, and since 2016, I've been preparing for UPSC CSE. It was my fifth attempt, and yeah, so that's about it. And this time, I was able to get 220 rank, all India rank. ओके सो मेरी नेक्स्ट है कि मेरी यूपीएससी जर्नी कैसी रही है। तो ये मेरा पांचवा अटेम्प्ट था। मैंने पहले अटेम्प्ट में मैं प्रीलिम्स मेरा 4 मार्क्स से रह गया था। उसके बाद से मेरे प्रीलिम्स सारे क्लियर हुए हैं। फिर मेरे मेंस 2 अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाए थे। लास्ट के 2 अटेम्प्ट में मेंस क्लियर हो गया था। लास्ट ईयर मेरा 18 मार्क्स से मार्क्स सॉरी फाइनलिस्ट में मेरा नाम नहीं आ पाया था। एंड दिस टाइम आई वाज एबल टू मेक इट टू द लिस्ट। फिर है कि मैंने प्रीलिम्स की कैसे तैयारी की। तो प्रीलिम्स में सबसे पहले तो जैसे फर्स्ट अटेम्प्ट्स में तो मैंने बहुत ज़्यादा करंट पे फोकस किया था। तो इसलिए मुझे लगता था कि बेटर अभी आज के टाइम पे जो मुझे लगता है कि आई थिंक वी शुड फोकस मोर ऑन दी स्टैटिक पार्ट। कि अगर कंसेप्चुअल एक बार क्लैरिटी आ जाएगी तो स्टैटिक के क्वेश्चंस तो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। और करंट अफेयर्स पता होना चाहिए फॉर श्योर, बट कंसेप्चुअल क्लैरिटी शुड ऑलवेज बी देयर। क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस तो आपके मतलब उसमें रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी हाई। अब मेरी जो स्ट्रैटेजी रही थी प्रीलिम्स की वो ऐसे रही थी कि जो बेसिक बुक्स होती हैं जैसे एनसीईआरटीज हो जाती है, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम, एंशियंट के लिए मैंने तमिलनाडु वाली हिस्ट्री 11th और 12th वाली फॉलो की थी। एंड स्पेक्ट्रम मैंने बता दिया आपको, एनसीईआरटीज हो गए। और तो बेसिक बुक्स अपार्ट फ्रॉम दीज स्टैंडर्ड बुक्स, एनसीईआरटीज प्लस दीज स्टैंडर्ड बुक्स, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ी होनी चाहिए। उसके साथ साथ आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व करते रहे। मतलब जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो पीडीएफ से अगर आप सॉल्व करेंगे तो उनके क्वेश्चंस के आप कीवर्ड्स को सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आजकल मिडिवल हिस्ट्री पे काफ़ी फोकस आने लग गया है। तो अकबर पे अगर आपको, आप क्या कीजिए, वो पीडीएफ जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का होता है उसमें अकबर सर्च कीजिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि अकबर रिलेटेड टॉपिक पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए। या फिर मुगल सर्च कर लीजिए या MUGH सर्च कर लीजिए, तो उससे आपको ना काफ़ी आइडिया लग जाएगा। और फिर साथ साथ एक मतलब किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन पेपर्स मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो एक आप वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। कुछ 20-30 पेपर्स अगर आप अटेम्प्ट कर लेंगे तो आई थिंक प्रीलिम्स आपका काफ़ी हद तक हो जाना चाहिए। एक सबसे ज़्यादा फोकस वही है कि सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, बेसिक बुक्स को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, मल्टीपल रिविजन्स कीजिए और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि कुछ कुछ क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली रिपीट हो जाते हैं। पॉलिटिकल साइंस के तो पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ गवर्नमेंट तो ऑलमोस्ट हर साल रिपीट होता है और लक्ष्मीकांत से क्वेश्चन सीधे के सीधे उठा उठा के आते हैं। तो कुछ चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो आप उनका वो आपको टिप्स पे होने चाहिए। और फिर करंट अफेयर्स, हाँ, तो दूसरा चीज़ हो जाता है कि करंट अफेयर्स को प्रीलिम्स के लिए कैसे कवर करें। तो एक न्यूज़पेपर आप फॉलो कर सकते हैं, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में से कोई सा भी। आई यूज टू फॉलो इन दी लास्ट फ्यू ऑफ माई अटेम्प्ट्स आई यूज टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस, लेकिन द हिंदू भी काफ़ी लोग फॉलो करते हैं। उसके साथ साथ एक चीज़ और की जा सकती है कि जैसे काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स दे कम अप विद देयर करंट अफेयर्स की बुकलेट होती है। तो आप एक की लेके आइए, किसी की भी ले आइए, लेकिन उनको बार बार पढ़िए। तो वो वाला तरीके से आपके करंट अफेयर्स भी काफ़ी अच्छे से हो जाएंगे क्योंकि दे पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। जो उनकी टीम्स होती है वो काफ़ी मेहनत करती हैं, तो उससे आपका एक एफर्ट काफ़ी कम हो जाएगा। तो दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर करंट अफेयर्स। बट ये ध्यान रखिए कि करंट अफेयर्स को बहुत ज़्यादा टाइम ना दे के आप अपने स्टैटिक पोर्शन को कवर कीजिए। उसमें मुझे काफ़ी लगता है कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी वेरी हाई। अब उसके बाद सीसैट का जो प्रिपरेशन का रहता है, आई एम एन इंजीनियर, तो मुझे ये था कि सीसैट में ज़्यादा मतलब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और उसमें भी मेरी एक स्ट्रैटेजी होती थी कि सीसैट में जैसे आई वाज वेरी कंफर्टेबल विद रीजनिंग एंड मैथ्स वाला पार्ट, तो मैं उसके क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करती थी क्योंकि उसमें ये पक्का से होता था कि आंसर्स आपके ऑप्शंस में से दिख जाएंगे इफ़ यू आर डूइंग इट राइट।
तो आपको एक ना एक ऑप्शन होगा जो सेम आंसर का मिल जाएगा। लेकिन जो कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट होता है, उसमें आप बता नहीं सकते कि कौन-सा आंसर सही होगा, कौन-सा गलत होगा। एंड क्योंकि 2-3 सालों से सीसैट दे हैव मेड इट वेरी डिफिकल्ट, तो इवन जो इंजीनियर्स हैं या जिन्हें लगता है कि जिन्होंने 11th-12th में मैथ्स लिया था, दे शुड आल्सो नॉट इग्नोर इट। तो सीसैट की प्रिपरेशन भी आप काफ़ी सारे क्वेश्चंस सॉल्व करके कर सकते हैं। और सीसैट को प्लीज़ इग्नोर मत कीजिए, बिकॉज़ आई नो अ लॉट ऑफ people, some even friends, who cleared the first part of prelims, the GS part, but could not clear CSAT. So please ensure कि आप CSAT बहुत अच्छे से करें, तो ये कर सकते हैं। बाकी एक मैं CSAT सॉरी प्रीलिम्स के लिए एक ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जो जीएस का है, मैंने 2-3 टीचर्स को फॉलो किया था। आई एम नॉट प्रमोटिंग एनीवन, बट जैसे मृणाल सर के इकोनॉमिक्स के हैंडआउट्स मुझे बहुत ज़्यादा इफेक्टिव लगे थे। उनको मैंने लास्ट ईयर जैसे मैंने 24 सितंबर के बाद प्रिपरेशन स्टार्ट की थी आफ्टर द रिजल्ट वाज अनाउंस्ड। तो मेरे पास जस्ट 2 मंथ्स थे। तो ऐसा नहीं है कि मैंने सिर्फ 2 महीने ही पढ़ाई की थी, प्रिपरेशन पहले भी थी, लेकिन जो मैंने रिविजन वाला पार्ट था, वो हैंडआउट्स वगैरह से किया था। तो आपका जो इकोनॉमिक्स वाला पार्ट है, यू कैन डू इट फ्रॉम हिज हैंडआउट्स। लेक्चर्स का तो मुझे नहीं लगता है ज़रूरत है, बट हैंडआउट्स करके आपको काफ़ी कुछ स्टैटिक पोर्शन समझ में आ जाता है। ऐसे ही लक्ष्मीकांत के कुछ चैप्टर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे पार्लियामेंट वाला चैप्टर हो जाता है, क्योंकि उसमें से हर साल दे हैव बीन आस्किंग क्वेश्चंस। इस साल दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन लोकसभा या राज्यसभा के स्पेशल पास। फिर प्रियम्बल वाला चैप्टर, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, DPSPs, president, vice president, prime minister. So there are certain topics and chapters which are really very important. और उसका आइडिया आप ऐसे लगा सकते हैं कि लास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखिए और वहां से देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स किन किन चैप्टर्स से आए हुए हैं। तो उनको तो बहुत अच्छे से कीजिए, मतलब 10 to 15 रिविजन्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट है मेंस की स्ट्रैटेजी। तो मेंस में सबसे पहले मैं एसे को कवर करना चाहूँगी। मेरे फॉर्चुनेटली एसे में काफ़ी ठीक-ठाक मार्क्स आए हैं। तो इस साल थोड़े से डिप है, बट आई थिंक डिप हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड इन मार्क्स ऑफ ऑलमोस्ट एवरीवन। सो एसे की स्ट्रैटेजी में आप ये कर सकते हैं कि जैसे एसे का मैं जो फॉलो करती थी वो ये था कि मैं काफ़ी सारी स्टोरीज़ लिख के आती थी। तो मैं ये बोल रही थी कि कुछ-कुछ आप अपने एसेज़ को किताबें पढ़ के, जो 2-3 अच्छी किताबें हैं, जैसे उनको आप पढ़ेंगे, तो और उनकी जो लर्निंग्स है, उसको अगर आप एसे में कहीं न कहीं यूज़ करेंगे, जैसे आजकल फिलॉसॉफिकल एसेज़ काफ़ी आ रहे हैं। तो फिलॉसॉफिकल एसेज़ के लिए 1-2 बुक्स अगर आप पढ़ लेंगे, जैसे बहुत एक एटॉमिक हैबिट्स करके बुक है बाय जेम्स क्लियर, एक शिव खेड़ा की यू कैन विन है, तो उसमें ही हैज़ यूज्ड अ लॉट ऑफ स्टोरीज़। और उन स्टोरीज को मैंने तो एग्जैक्टली कॉपी किया था इस बार। जो एक ऐसे था कि द हैंड दैट रॉक्स द क्रेडल और रूल्स द वर्ल्ड करके। तो आप वैसे एक वो कर सकते हैं, मतलब, और प्रैक्टिस कीजिए। लास्ट ईयर के आप एक ये भी कर सकते हैं कि जैसे काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स टॉपर्स के आंसर शीट्स अपलोड करते हैं, तो ऐसे की उनकी कॉपीज डाउनलोड कीजिए और हर रोज एक एक ऐसे उसमें से पढ़िए। जस्ट हैव टू रीड इट, और कुछ ना कुछ 2-3 पॉइंट्स आपको ऐसे लगेंगे जो आपको या तो पता नहीं होंगे, या फिर उन्होंने बहुत अच्छे से लिखे होंगे, कि कोई कोट आपको मिल जाए या फिर कोई एक एग्जाम्पल आपको अच्छा मिल जाए, उससे आपको एक स्ट्रक्चर भी समझ में आने लगेगा। तो दैट्स ऑल्सो समथिंग दैट यू कुड डू। और फिर तीसरी चीज़ तो यही है कि यू हैव टू प्रैक्टिस इट अ लॉट। ऐसे की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत रहती है। तो आप उनको प्रैक्टिस कीजिए, मतलब वेरी फ्यू पीपल आर एबल टू राइट गुड एसेज, एंड इफ दे हैव नॉट प्रिपेयर देम बिफोर हैंड, बट आप मान के चलिए कि आप एवरेज हैं, तो प्रैक्टिस मेक्स एवरीवन परफेक्ट। तो वैसे वाला आप स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हैं कि प्रैक्टिस कीजिए। कुछ कुछ कैची जो सब हेडिंग्स होते हैं, जैसे अगर आप टॉपर्स की कॉपीज भी पढ़ेंगे तो उसमें से भी आपको मिल जाएगा। ये आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इट्स अ डबल एज्ड सोर्ड करके होता है। तो आप वो यूज़ कर सकते हैं अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे कोई टॉपिक आता है, या फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पे आता है। सो दैट्स हाउ यू कैन प्रैक्टिस योर ऐसे राइटिंग। फिर आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर सकते हैं कि ठीक है, मतलब आप दो किसी के साथ एक ग्रुप बना लीजिए, आप उनको अपना ऐसे भेजिए, उनसे अपना लीजिए। तो आप जब थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे को कैसे अप्रोच करना है। फिर फिलोसफिकल एसेज आजकल काफ़ी इम्पोर्टेंट हो गए हैं, तो प्लीज़ उनको उन पे काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि
अगर उन पे प्रैक्टिस ना की जाए तो वो समझ में नहीं आते। सो यू मस्ट नो व्हाट टू डू इफ यू हैव टू राइट अ फिलोसॉफिकल एसे। फिर नेक्स्ट है कि मैंने मेंस में जीएस 1 2 3 4 की प्रिपरेशन कैसे की थी। मैंने इस बार कोई भी टेस्ट सीरीज नहीं ज्वाइन की थी, सो आई वुड लाइक टू टेल दिस। मैंने जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा फोकस किया था वो था प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। सो अब जैसे मान लीजिए पॉवर्टी टॉपिक हो, हाँ, और एक मैंने ये चीज़ इंश्योर की थी कि जो सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए, आई आई मेड इट अ पॉइंट टू कवर एवरीथिंग दिस टाइम। मतलब मुझे हर हर टॉपिक पे आई हैड नोट्स ऑफ ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स, कि कुछ भी अगर इफ दे आस्क मी एनीथिंग फ्रॉम द सिलेबस, आई शुड बी एबल टू राइट अ फ्यू पॉइंट्स डेफिनेटली। तो अब जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगी कि पॉवर्टी पे एक क्वेश्चन है। तो उसमें आप क्या कीजिए कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाइए, और जब आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे देखेंगे और उसमें क्या की उसके पीडीएफ में पॉवर्टी सर्च कीजिए, तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि पॉवर्टी पे क्या क्या क्वेश्चंस आए हुए हैं। और मैं ये एक्टिविटी अपने एक फ्रेंड को करके दिखा रही थी, तो इट टुक ऑलमोस्ट हाफ एन आवर, और हमने साथ में वो क्वेश्चंस सॉल्व किए। तो पॉवर्टी पे ना आपको पता चल जाएगा कि एवरी ईयर और एवरी ऑल्टरनेट ईयर दे आर रिपीटिंग ओनली सर्टेन सब थीम्स। जैसे कि वो आपसे पूछ लेंगे कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं, या फिर पॉवर्टी के चैलेंजेस क्या है, मतलब व्हाई हैव वी स्टिल नॉट बीन एबल टू इरेडिकेट इट, या फिर गवर्नमेंट के स्टेप्स हो जाएंगे क्या, और क्या और स्टेप्स लेने चाहिए जिससे पॉवर्टी अलिविएशन या इरेडिकेशन में वी कैन टेक सर्टेन स्टेप्स। तो दैट्स हाउ आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की बहुत ज़्यादा हेल्प लीजिए, चाहे वो एंशियंट हिस्ट्री के क्वेश्चंस हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी के तो काफ़ी क्वेश्चंस दे कीप रिपीटिंग इट एवरी ईयर। मतलब ग्लोबलाइजेशन पे उनके 3 या 4 ही पॉइंट्स हैं विच दे कीप आस्किंग एवरी ऑल्टरनेट ईयर, कि कल्चर का ग्लोबलाइजेशन पे क्या इम्पैक्ट रहा है, या फिर एक साल अगर वो रीजनलिज्म पूछेंगे तो नेक्स्ट ईयर दे विल बी आस्किंग कम्युनलिज्म। सो एवरीथिंग में यू शुड हैव ऑलमोस्ट 250 वर्ड्स का कंटेंट फॉर श्योर। हर एक की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए, तो दैट्स हाउ यू कैन डू योर इंट्रोडक्शन। अब जैसे मैं जीएस 1 की स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की बात करूं, तो उसमें जो एंशियंट हिस्ट्री वाला पार्ट होता है उसमें आप क्या कर सकते हैं कि हर डायनेस्टी का, आजकल जैसे जो सिलेबस का टॉपिक है वो ये है कि आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, ये सब पता होना चाहिए। तो आपको बैटल्स वगैरह याद करने की जरूरत नहीं है कि कौन किसके साथ लड़ा था। लेकिन आप ये कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए लास्ट टू लास्ट ईयर मतलब इस 2020 में दे हैड आस्क्ड अ क्वेश्चन ऑन पाला डायनेस्टी। इस साल उन्होंने सूफी सेंस पे या फिर कुछ तो सूफिया भक्ति का कुछ क्वेश्चन था। तो आप क्या कर सकते हैं, जैसे 6 7 डायनेस्टीज होती है, 6 या 7 या 10 से ज्यादा डायनेस्टीज नहीं है। हर्षा हो गए, गुप्ता, चोलास, पल्लवास, पालास, विजयनगर एम्पायर, मुगल्स, इंग्लिश। तो आप उन सबका, आपको थोड़ा सा आर्ट के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में। और फिर आर्किटेक्चर में भी आप थोड़ा थोड़ा जाएंगे ना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। आपको रॉक कट टेम्पल्स के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, पेंटिंग्स हो जाएंगी, म्यूरल्स वगैरह हो जाएंगे। इफ दे हैव कंस्ट्रक्टेड एनी स्तूपास तो उनके बारे में आप बताइए। कॉइन्स, न्यूमिस्मैटिक्स वाला काफ़ी एक रहता है, प्लेट्स हो जाती है, कॉपर प्लेट्स वगैरह हो गई, तो वो उसको आप कवर कीजिए। फिर जैसे बहुत सार बार तो उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि जो ट्रैवलर्स आए उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की। तो अब ट्रैवलर्स उसी टाइम, मतलब उसी टाइम की सोसाइटी, पॉलिटी, जो भी झगड़ रहे हैं वो जिनसे भी, या जिनके पास एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो दे विल बी टॉकिंग अबाउट दोज ओनली। तो आप ना प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे काफ़ी फोकस कीजिए। और मैं एक और चीज़ करती थी इस बार, मतलब मैंने जो एक और चीज़ की थी वो ये की थी कि जैसे विजन जो इंस्टीट्यूट है उसने अपनी कुछ वीडियोस निकाली हुई है, जिसमें व्हाट दे हैव डन, उन्होंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कवर किया है। तो आप ना उनको लूप पे चलाइए, मतलब मैं तो उसको लूप पे सुनती थी कि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में समझ में आ जाता था कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो हाउ आई एम सपोज टू अटेम्प्ट इट। तो एक आप वो भी कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो मुझे लगता है कि इज समथिंग दैट वी शुड डू फॉर श्योर। अगर हमें एक अच्छा रैंक चाहिए तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर मस्ट। तो ये एक हो जाएगा। फिर एक ये इंश्योर कीजिए कि आपका सिलेबस पे आपको पूरा होल्ड होना चाहिए। मतलब अगर आपको जीएस 2 के टॉपिक्स कवर करने हैं तो यू कैन टेक हेल्प फ्रॉम लक्ष्मीकांत। मतलब अपने सोर्सेज को वहीं, उन्हीं जो प्री में सोर्सेज पढ़े थे, कोशिश कीजिए कि वहीं से आप कंटेंट निकाल सकें।
तो ताकि आपका एक रिविज़न हो जाएगा, एक रिपिटिशन होगा, तो आपको दिमाग में वो चीज़ ज़्यादा आप टाइम तक उसको रिकॉल मतलब ज़्यादा टाइम तक वो आपके दिमाग में रहेगी और इट विल बी ईज़ी टू रिकॉल इट। फिर जैसे जीएस2 में एक ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता जा रहा है विच अ लॉट ऑफ पीपल इग्नोर इज़ जो वो गवर्नेंस वाला पार्ट है कि एसएचजीज़ मतलब वल्नरेबल सेक्शंस गवर्नेंस और एनजीओज़ एसएचजीज़ पुअर वाला जो होता है कि स्कीम्स और वल्नरेबल सेक्शंस। तो डू नॉट इग्नोर इट क्योंकि उससे 5 या 6 क्वेश्चंस दे हैव बीन आस्किंग फॉर द पास्ट फ्यू इयर्स। हाँ, तो जो वो गवर्नेंस वाला पार्ट है, एनजीओज़ वाला, एसएचजीज़ वाला, उसमें सबसे पहले मतलब उसमें आपको आप अगर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस देखेंगे ना तो 90% तो आपको वहीं से आइडिया लग जाएगा कि मुझे एनजीओ की, एसएचजीज़ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। फिर वो जो काम करते हैं, जैसे मतलब 2-3 बार तो उन्होंने यही पूछा है कि एसएचजीज़ वुमेन एम्पावरमेंट में कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आप वो बहुत अच्छे से आप उसके 2-3 अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहे हैं, जैसे आजकल तो काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट अपने नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं या फिर कुछ-कुछ टॉपर्स के नोट्स भी मिल जाते हैं, सीधे के सीधे पॉइंट्स को कॉपी कीजिए। कुछ भी चीज़ पे ज़्यादा पीएचडी करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये होना चाहिए कि यू शुड हैव 250 वर्ड्स और 250 और 300 वर्ड्स ऑन ऑलमोस्ट एवरीथिंग, ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक दैट हैज़ बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो वो आप पक्का से ध्यान कीजिए, मतलब उसपे ऐसा नहीं है कि आप 1000 वर्ड्स के वो नोट्स बना रहे हैं, फिर आप उनको परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि वॉल्टेयर बोलते हैं कि परफेक्शन इज़ द एनिमी ऑफ गुड। तो परफेक्शन नहीं करनी है क्योंकि सिलेबस इतना सारा है, तो आप परफेक्शन करेंगे तो यू विल मिस आउट ऑन सर्टेन टॉपिक्स जो आपको बाद में कॉस्ट करेगा। तो उससे बेटर होगा कि आप अपना थोड़ा-थोड़ा पढ़िए, लेकिन आपके पास हर चीज़ पे कुछ ना कुछ तो कंटेंट होना चाहिए, ताकि आप एक इंट्रोडक्शन लिख सकें, एक चैलेंजेस लिख सकें। गवर्नमेंट के स्टेप्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो 3 या 4 आपको पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट ने क्या स्ट्रैटेजी ली है या गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स किए हैं, स्कीम्स, प्रोजेक्ट्स क्या इनिशिएट किए हैं, तो वो आपके पास होने चाहिए। फिर चैलेंजेस और हम आगे क्या कर सकते हैं ताकि हम उस एक चैलेंज को एड्रेस कर सकें। तो अगर आप ऐसे बनाएँगे तो आई थिंक यू शुड बी एबल टू हैव अ गुड होल्ड ऑन योर जीएस। अब जैसे आप मान लीजिए कि जीएस4 जीएस3 में भी एक चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गई है आजकल डिज़ास्टर मैनेजमेंट पे, वो काफ़ी क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और सिक्योरिटी वाला पार्ट पे। मतलब ऊपर का इकोनॉमी वाला पार्ट तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन सिक्योरिटी वाले पार्ट के आप देखेंगे तो क्वेश्चंस हर साल वो ऑलमोस्ट से दे आर आस्किंग सेम टाइप ऑफ क्वेश्चंस ओनली कि बॉर्डर मैनेजमेंट में मतलब अगर हमारी इफ वी शेयर अ बॉर्डर मतलब वी शेयर अ बॉर्डर विद म्यांमार या फिर बांग्लादेश, तो वहाँ से क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस क्या-क्या आ रहे हैं और फिर गवर्नमेंट ने क्या-क्या स्टेप्स लिए हैं बॉर्डर जो क्रॉस बॉर्डर चैलेंजेस हैं उनको टैकल करने के लिए। सो एवरी ईयर दे आर आस्किंग सिमिलर क्वेश्चंस। लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म का अगर आप टॉपिक पे देखेंगे, तो ऑलमोस्ट हर साल उन्होंने यही पूछा है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं इसको टैकल करने के लिए। तो अगर मान लीजिए जैसे आपको लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म टॉपिक कवर करना है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन क्या है, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको कुछ और नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे कोई भी एक क्वेश्चन जो एल पे आया है उसको कैसे कवर करें, सो दैट्स हाउ आप उसका एक इंट्रोडक्शन एल से मतलब लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म की डेफिनेशन से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अब ये होता है कि मतलब ऑलमोस्ट 75 ईयर्स होने वाले हैं, तो अभी भी वाई डू वी फेस दिस चैलेंज ऑफ एक्सट्रीमिज्म, नक्सलिज्म क्यों है? तो अब आपको कॉजेज़ पता होने चाहिए। अब इसको भी आप 5 हिस्सों में बाँट सकते हैं। जैसे आप सोशल कॉजेज़ कर सकते हैं, इकोनॉमिक, गवर्नेंस, सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो ये आप करेंगे तो आपको 2-2 पॉइंट्स अगर आप इसके भी करेंगे तो आपके पास 8 चैलेंजेस तो सीधे के सीधे हो जाएँगे। हाँ, तो अब जैसे कॉजेज़ में आप ये देख लीजिए कि इकोनॉमिक कॉजेज़ क्या होंगे कि वहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है या फिर पीपल आर नॉट स्किल्ड देयर। सोशल कॉजेज़ क्या हो जाएँगे कि वहाँ पे एलियनेशन बहुत ज़्यादा है, डिग्निटी ऑफ लेबर नहीं है और सिक्योरिटी चैलेंजेस हो जाएँगे कि अ, वहाँ पे आर्म्स वगैरह काफ़ी हो जाते हैं, मतलब का आर्म्स वगैरह काफ़ी सप्लाई होते हैं और गवर्नेंस डेफ़िसिट है, तो वो गवर्नेंस चैलेंजेस हो जाएँगे। तो आप 2-2 अगर चैलेंजेस हर एक उसमें लिखेंगे, हर एक डायमेंशन में, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, गवर्नेंस, सिक्योरिटी, तो आपके 10 तो कॉजेज़ हो जाएँगे कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज़्म व्हाई डू वी स्टिल फेस इट। अब उसके बाद एक पॉइंट आता है गवर्नमेंट स्टेप्स का। तो ऐसे आप गवर्नमेंट स्टेप्स भी 2-2 ऐसे कर सकते हैं कि सिक्योरिटी के लिए गवर्नमेंट की जैसे समाधान स्ट्रैटेजी आई थी या फिर ग्रे हाउंड करके गवर्नमेंट ने स्पेशल फोर्स बनाई थी। उसके बाद इकोनॉमिक में स्टेप्स में गवर्नमेंट ने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स वाला एक इनिशिएटिव लिया है, रोशनी स्कीम आई है, पैसा हो जाएगा। तो
फॉरेस्ट राइट्स एक्ट हो जाएंगे क्योंकि ये ट्राइबल एरियाज में हैं। तो ऐसे करके आप गवर्नमेंट स्टेप्स भी कर सकते हैं कि 5 डायमेंशन में 2-2 लिखिए, आपके 10 पॉइंट सीधे के सीधे प्रिपेयर हो गए। फिर लास्ट जो आपका हो जाएगा कि और क्या करना चाहिए, तो वही जो आपके चैलेंजेस थे कि इकोनॉमिक चैलेंजेस है कि जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है वहाँ पर, जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है, स्किल्स नहीं है, पीपल आर नॉट एजुकेटेड देयर, तो उसको उल्टा कर दीजिए कि वी नीड टू प्रोवाइड जॉब अपॉर्चुनिटीज देयर। तो उसमें आप एक कर सकते हैं कि एसएचजीज को लेके आ सकते हैं कि ऐसे, तो आप अगर क्रॉस लिंकेज करेंगे अपने क्वेश्चंस को कि वहाँ पर अगर एनजीओज इफ दे हेल्प इन क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, या वुमेन को अगर आप इकट्ठा कर दें वहाँ की और एक छोटी सी एमएसएमई बना दें कि एक फूड प्रोसेसिंग मशीन बना के दे दें। ये एक एग्जांपल मैंने यूज़ भी किया था अपने पेपर में। तो वहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि सारी वुमेन को जोड़ दीजिए और एक मशीन दे दीजिए उनको, जहाँ पे कि कस्टर्ड एप्पल वहाँ की काफ़ी फेमस है, तो कस्टर्ड एप्पल का वो शेक्स बना सकते हैं, स्क्वॉशेस, जूसेस, चेरीज, पिकल्स वगैरह। तो उससे वुमेन का एम्पावरमेंट होगा, तो दे विल बी एबल टू स्पेंड मनी ऑन देयर चिल्ड्रंस एजुकेशन, हेल्थ केयर में इंप्रूवमेंट होगा, तो दैट्स हाउ, और जॉब अपॉर्चुनिटीज तो वैसे क्रिएट होगी। सो दैट्स हाउ यू कैन इंटरलिंक। तो जीएस 3 पे भी बहुत, मतलब आज के टाइम पे यू हैव टू इंश्योर कि आप ऐसे ऑप्शनल एथिक्स के अलावा जो बोलते थे कि ये 3 तो है ही, लेकिन आप अपने GS 1 to 3 पे भी बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपको एक अच्छा रैंक चाहिए तो आपको इन सारे सब्जेक्ट्स में यू नीड टू हैव डिसेंट मार्क्स। फिर GS 4 का रहता है, तो उसमें 2 पार्ट्स होते हैं, एक थियरी वाला पार्ट, एक थियरी वाला पार्ट और एक केस स्टडीज वाला पार्ट। तो थियरी वाले पार्ट के लिए मैंने रिसेंटली एक इस बार की जो 24th रैंकर हैं, साहित्य पूसापति, उनका इंटरव्यू लिया था। शी हैज़ गॉट वेरी गुड मार्क्स इन हर एथिक्स पेपर। तो आप मेरे चैनल पे जाकर, यूट्यूब के चैनल पे जाकर आप उसको देख सकते हैं। तो व्हाट शी टॉक्ड अबाउट, मैं थोड़ी सी जिस्ट दे देती हूँ कि उन्होंने कहा था कि यू नीड टू राइट डाइवर्स एग्जाम्पल्स, मतलब आपके पास अलग अलग तरह के एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि लोग क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। जैसे इंटेग्रिटी का है क्वेश्चन, तो उसमें वी कैन टॉक अबाउट मिस्टर लाल बहादुर शास्त्री, या फिर एनिमल्स के मतलब कंपैशन टुवर्ड्स एनिमल्स हो जाता है, सो यू कैन टॉक अबाउट जेन गुडॉल। सो साहित्य टॉक्स अबाउट दीज एग्जाम्पल्स, सो मे बी यू कैन लुक एट her interview to have a better idea of ethics, because she has scored really well in her ethics paper. So now I'll be coming towards uh, optional, because I have a lot of questions, so I'll be moving on to optional part. तो मेरा optional था पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और मेरे लास्ट टाइम 223 मार्क्स थे, बिकॉज आई स्कोर्ड ओनली 100 इन माय सेकंड पेपर। दिस टाइम आई हैव गॉट 283 मार्क्स, विच इज, मतलब आई वुड से कि इस बार जो मेरी रैंक आई है उसमें ऑप्शनल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। तो ऑप्शनल पे फोकस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मेरी मार्कशीट मेरे इंस्टा चैनल पे है, तो आप वहाँ पर यू कैन फॉलो मी देयर टू लुक एट माय मार्कशीट। उसका आई वॉज आस्क्ड टू टेल यू अबाउट माई चैनल ऑल्सो, सो उसका हैंडल गरिमा गर्ग 309 है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो नेक्स्ट, तो अगर मुझे ऑप्शनल की अपनी स्ट्रैटेजी शेयर करनी है, तो एक्चुअली टेस्ट सीरीज से बेटर मुझे लगता है, जिन्होंने भी ये क्वेश्चन पूछा है, कि टेस्ट सीरीज से बेटर वो रहेगा कि आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को कीजिए। मतलब आई कांट एम्फेसाइज एनफ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, क्योंकि व्हाट दे डू, उससे ना आपको आइडिया लग जाएगा। बट ऐसा नहीं है कि आप बस क्वेश्चन देख के उस पर वर्क कीजिए। जैसे हर साल पेपर 1 के तो ऑलमोस्ट 95% क्वेश्चंस गेट रिपीटेड, so why are we not doing those? Why are we running after test series and not finishing, not doing what UPSC is already given? तो आप पेपर 1 जो पॉलिटिकल साइंस का रहता है, उसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे हर साल दे कीप आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट कि एक्स थियरी ऑफ स्टेट, तो आप उस थियरी ऑफ स्टेट के लिए आप क्या कर सकते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि 5 सिलेबस में पॉइंट्स दिए हुए, फेमिनिस्ट, प्लूरलिस्ट, लिबरल, नियो लिबरल, मार्क्सिस्ट। तो आपको ये होना चाहिए कि अगर मान लीजिए सेम क्वेश्चन आ जाए, तो एक स्ट्रक्चर होना चाहिए दिमाग में कि हाउ आई एम गोइंग टू राइट दिस पर्टिकुलर आंसर। तो अगर आप ऐसे हर एक क्वेश्चन का फ्रेमवर्क बना के जाएंगे जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आए थे, तो आई डोंट थिंक यू नीड टू डू एनी टेस्ट सीरीज। आपको ये इंश्योर करना है कि यू शुड हैव इनफ कंटेंट ऑन ऑल दोज टॉपिक्स विच हैव बीन मेंशन्ड इन द सिलेबस। तो अपना सिलेबस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखिए, सिलेबस को ध्यान में रखिए, और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। और वहीं से आपको
90 to 95% आइडिया लग जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपके वीकनेस पॉइंट्स क्या है। ऐसे पेपर 2 में भी ऑलमोस्ट हर साल दे कीप रिपीटिंग क्वेश्चंस। आई थिंक because I have to cover a lot of questions, so optional के if you have any specific doubts I'll take it towards the end. अब मैं अपना बता देती हूँ कि मैंने कैसे किया था। मैंने शुभ्रा मैम की 2016 में आई अटेंडेड हर क्लासेस। उसके बाद से मोस्टली आई बीन डूइंग इट, मतलब मैंने ज्वाइन भी किया था उनका क्रैश कोर्स, बट आई डिडंट फाइंड इट वेरी यूजफुल फॉर माई सेल्फ। सो लास्ट इस वाले अटेम्प्ट में आई डिडंट जॉइन एनी ऑफ द टेस्ट सीरीज। व्हाट आई डिड वाज फॉलो द प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, और उन्हीं को फॉलो करते करते जो भी क्वेश्चंस दिए हुए थे उस उन्हीं का एक स्ट्रक्चर मेरे दिमाग में था कि अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आई नीड टू राइट दिस। अगर जैसे डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन आता है तो मुझे पहले से ही पता था कि अगर वो 20 मार्कर है, 15 मार्कर है या 10 मार्कर है तो मुझे क्या क्या फॉलो करना है। मतलब मुझे क्या क्या फॉलो नहीं करना है, मतलब मुझे क्या क्या कंटेंट लिखना है। सो आई न्यू बिफोर हैंड कि अगर कोई भी एक क्वेश्चन आ जाता है तो मुझे क्या लिखना है, एटलीस्ट स्टैटिक वाला पार्ट। और एक चीज़ पे मैंने जो ध्यान दिया था वो ये दिया था कि स्टैटिक वाले क्वेश्चंस को मैंने ज़्यादा किया था एज कम्पेयर टू दी डायनामिक पार्ट। जैसे पेपर 1 में 1A हो गया, पेपर 2 मतलब एज कम्पेयर टू 1B, 1A के मैंने 3 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा किए थे क्योंकि वो स्टैटिक है तो उसमें मार्क्स बेटर मिलते हैं। तो आप ऐसे ही 2A में मैंने 3 क्वेश्चन ज़्यादा किए थे एज कम्पेयर टू 2B। तो ये वाली आप अपनी PSIR के लिए ये मेरी एक स्पेसिफिक वो थी, और मुझे 60 मार्क्स का जंप मिला है। एंड दैट टू आई स्टडीड ओनली फॉर 2-3 मंथ्स ओनली। मतलब मैंने अक्टूबर के एंड में स्टार्ट की थी, सो नवंबर दिसंबर आई थिंक ओनली 2 मंथ्स में आई वाज एबल टू इम्प्रूव माई स्कोर बाय 60 मार्क्स बाय फोकसिंग मोर ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस एंड बाय हैविंग अ फ्रेमवर्क। तो एक फ्रेमवर्क था मेरे दिमाग में हर क्वेश्चन के लिए कि कुछ भी आ जाएगा तो मतलब मुझे ये पता था कि मेरे 150 वर्ड्स या ऑलमोस्ट 175 वर्ड्स तो हर टॉपिक पे मेरे प्रिपेयर थे, वट एवर द क्वेश्चन में बी। मुझे ये पता था कि दिस इज समथिंग दैट आई हैव टू राइट। तो ये मेरी ऑप्शनल की स्ट्रैटेजी थी। इफ यू हैव एनी स्पेसिफिक डाउट्स ईदर यू कुड पिंग मी ऑन माय इंस्टा चैनल, आई ट्राई टू कवर इट देयर, और maybe I could maybe I could resolve it towards the end. Then next is इंटरव्यू पर्सनालिटी में इस बार मुझे थोड़े से कम मार्क्स मिले हैं एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। बट जो इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी रहती है वो यही रहती है कि फर्स्ट यू शुड कवर योर डैफ प्रॉपरली। जो डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको बहुत अच्छे से कवर होना चाहिए। मतलब यू शुड प्रिपेयर एटलीस्ट 400 to 500 questions on all the words keywords that you have mentioned there। तो उतना आपको पता होना चाहिए। अगर आपका स्टेट है तो आपको इकोनॉमिक चैलेंजेस, सोशल चैलेंजेस, पॉलिटिकल चैलेंजेस ऑफ योर स्टेट, ये सारे आपको डेफिनेटली पता होने चाहिए। एक एक पार्ट हो जाता है डैफ का। दूसरा पार्ट होता है कि जैसे हम मेंस तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं बिकॉज वी हैव टू राइट इट, लेकिन इसमें वर्बली यू हैव टू टेक दी पर्सनालिटी टेस्ट। इंटरव्यू की स्ट्रैटेजी में एक ये रहता है कि आप डैफ को बहुत अच्छे से कवर कीजिए, फिर आप एक ग्रुप्स बना सकते हैं। जैसे जो लोग जिन एस्पिरेंट्स ने उस साल क्लियर किया है, आप 3 या 4 का एक ग्रुप बनाइए और उनसे कीप आस्किंग क्वेश्चंस इन अ फॉर्मल सेटअप कि अच्छा टेल अस अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डिड यू डू दिस, व्हाई डिड यू डू दैट। तो उस तरीके से, और पूरे फॉर्मल सेटअप में मतलब 4 लोग कैन आस्क द फिफ्थ पर्सन वेरियस क्वेश्चंस। तो एक आपको वो उतना एग्जैक्टली तो फॉर्मल माहौल नहीं मिलेगा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी। फिर आप काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में जाके मॉक्स दे सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स हाउ यू कैन कवर योर पर्सनालिटी टेस्ट। और करंट अफेयर्स पे तो बहुत अच्छा होल्ड होना चाहिए। ट्राई टू रीड 2 न्यूज़पेपर्स जब आपको पता चल जाए कि यू हैव क्लियर्ड मेंस एंड यू आर अबाउट टू अपीयर फॉर इंटरव्यू, बिकॉज करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहते हैं एटलीस्ट फॉर द इंटरव्यू स्टेज। तो उस टाइम पे तो आपको यू शुड नो एवरीथिंग विच इज गोइंग ऑन। जो भी है मतलब करंट अफेयर्स को आप इंटरव्यू स्टेज के लिए यू कांट इग्नोर इट। सो करंट अफेयर्स होना चाहिए, डैफ, अपना ग्रुप डिस्कशन कीजिए और मॉक्स देके आइए। तो आई थिंक दैट शुड कवर योर पर्सनालिटी टेस्ट। देन मैंने क्या क्या सोर्सेज और बुक लिस्ट फॉलो की थी। तो आई थिंक आई हैव टोल्ड यू बट आई टेल अगेन
प्रीलिम्स के लिए मतलब मैंने अनअकैडमी के 3-4 टीचर्स थे, उनको फॉलो किया था। फिर ज्योग्राफी इट वाज़ सुदर्शन गुर्जर सर। उनके टॉपिक्स तो मतलब वो जिस क्लैरिटी से समझाते हैं वो बहुत अच्छा मुझे लगे थे। और मुझे काफ़ी हेल्प मिली थी। मतलब ज्योग्राफी अगर एक बार कंसेप्चुअली क्लियर हो जाए तो आई थिंक फिर आपको बार-बार पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। ज्योग्राफी के लिए ये थे, मृणाल सर के हैंडआउट्स थे, प्रतीक नायक सर थे। तो आई थिंक इन 3 स्टैटिक सब्जेक्ट्स के लिए मैंने इन 3 टीचर्स को फॉलो किया था। पॉलिटी मैंने लक्ष्मीकांत से की थी। और बाकी फिर जो बेसिक बुक्स रहती है कि एनसीईआरटीज़ हो जाती है, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, तमिलनाडु की बुक, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे भी मैंने बहुत ज़्यादा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था। और उनसे जो टॉपिक्स थे ना उन पे भी पढ़ने की कोशिश की थी। मतलब ऐसा नहीं है कि आप जस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे ग्लैंस मार रहे हैं और दैट्स इट। नो, यू यू हैव टू मेक एन एफर्ट। कि जैसे मल्चिंग के दे हैव आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। मल्चिंग हो जाता है, जीरो टिलेज हो जाता है, तो आप उनके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, विकिपीडिया पे जाइए या गूगल पर जाइए। और जो वो ऑप्शंस पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं ना उन पे ध्यान दीजिए, क्योंकि वो अगले साल जो एक ऑप्शन दिया हुआ था उसी को नेक्स्ट क्वेश्चन बना के पूछ देते हैं। तो उससे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, आई एम रिपीटिंग इट अगेन एंड अगेन कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये मेरा उसके लिए था। जीए मतलब मेंस के लिए मैंने मोस्टली वही स्टैटिक पार्ट तो इन्हीं बुक्स से किया था। और मुझे ये लगता है कि करंट अफेयर्स का वी हैव मेड अ हाइप कि करंट अफेयर से बहुत कुछ पूछते हैं। आई फील कि करंट अफेयर से वो यही पूछते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर गवर्नर का कुछ इशू चल रहा है कि किसी स्टेट के गवर्नर ने मान लीजिए प्रेसिडेंट रूल लगा दिया, तो ठीक है वो कॉन्टेक्स्ट वहां से मिलेगा, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो आपको अपने कंसेप्चुअल पार्ट से ही आएगा। तो आप स्टैटिक पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। और बुक लिस्ट तो आई थिंक आई डेंट फॉलो मच रिगार्डिंग मेंस। मैंने इंटरनेट से सर्च कर करके ही अपना कंटेंट काफ़ी डेवलप किया था। या फिर जैसे मान लीजिए मुझे किसी टॉपिक के आंसर्स मिल गए तो वहाँ से कर लिया। मतलब बिकॉज आई हैव प्रिपेयर्ड फॉर 6 years, तो कोई एक फिक्स्ड सोर्स नहीं था। मतलब जहाँ से मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, जो रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन होती थी, आई वुड राइट इट डाउन एंड दैट्स हाउ आई प्रिपेयर्ड फॉर मेंस। और इंटरव्यू के लिए जो मैंने आपको पहले 4 पॉइंट्स बताए कि डैफ, ग्रुप डिस्कशन, मॉक्स और अदर पॉइंट आल्सो, वो उसको फॉलो कीजिए एंड आई थिंक यू शुड बी सेट। नेक्स्ट बुक लिस्ट, प्री के लिए बुक लिस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट मेंस के लिए वही वाली को फॉलो कीजिए मोस्टली, ताकि आप बस अपने सोर्सेज को बहुत लिमिटेड रखिए। मतलब मेरा एक रूल होता था व्हाइल आई वाज प्रिपेयरिंग दिस टाइम कि सोर्सेज लिमिटेड, मल्टीपल रिविजन्स। मतलब जितनी ज़्यादा आप रिविजन्स कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से पेपर में रिकॉल कर पाएंगे, क्योंकि ये सिलेबस इतना ज़्यादा है और इतने ज़्यादा पॉइंट्स आते हैं, तो रिकॉल करने की पार एक बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप 10 सोर्सेज से पढ़ेंगे तो आप रिकॉल ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ह्यूमनली इम्पॉसिबल है वो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपने आंसर राइटिंग की तैयारी कैसे की थी? तो आंसर राइटिंग के लिए व्हाट आई डिड, मतलब दिस टाइम तो आई कुड नॉट डू मच आंसर राइटिंग बिकॉज आई वाज फोकस्ड ऑन कंप्लीटिंग माय कंटेंट फर्स्ट। लेकिन आंसर राइटिंग के लिए आप ये कर सकते हैं कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। मतलब पहले आप अपना कंटेंट पूरा कीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपने आज टॉपिक कवर किया लैंड रिफॉर्म्स, तो लैंड रिफॉर्म्स का आप अपना टॉपिक कवर कर लीजिए कि अच्छा लैंड रिफॉर्म्स क्यों आए, कब आए, क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए, क्या उनका फेलियर रहा है, क्या उनकी सक्सेस रही है, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए हैं और क्या स्टेप्स लिए जा सकते हैं। आई थिंक इन 7 सब थीम्स पे आप करेंगे, 3-3, 4-4 या 5-5 पॉइंट्स हर थीम पे होंगे, तो आपको ये हो जाएगा कि मैंने लैंड रिफॉर्म्स कर लिया। लेकिन आप अब फिर क्या कीजिए, ये आपका प्रिपेयर होगा, इसको याद कर लीजिए। अब प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाइए और उस पे लैंड रिफॉर्म सर्च कीजिए और उस पे जितने क्वेश्चंस आए हुए ना उनको प्रैक्टिस कीजिए, उनको राइट देम अगेन एंड अगेन इफ यू हैव गॉट टाइम। सो आई थिंक दैट्स हाउ यू कैन प्रोसीड विद योर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। यूपीएससी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी सेड इट। मेरे हिसाब से प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वही चीज़ है। आप प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को तो इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब ऑप्शनल के तो 90% क्वेश्चंस गेट रिपीटेड।
और अगर आप प्रीवियस ईयर्स कर लेंगे, मतलब उनको लिख के देखेंगे, स्ट्रक्चरिंग बनाएंगे, तो 90% आपका, चाहे चाहे वो कितना ही स्टैटिक कितना ही डायनामिक पार्ट हो। और जीएस में भी आई फील 75% क्वेश्चंस दे कम इन वन और द अदर फॉर्म फ्रॉम प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस ओनली, दे कैन बी सॉल्व थ्रू दैट। सो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस। आई से इट अगेन कि दिस टाइम आई डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द कोचिंग, क्योंकि 5 साल पहले तक मैंने काफ़ी सारी की थी, बट इस साल मैंने प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया था रादर देन अटेंडिंग एनी टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो भी वही पूछते हैं, लेकिन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन से आपको एक बेटर आइडिया मिल जाता है। तो आई थिंक प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आर अ गुड वे टू गो अबाउट इट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को एनालाइज कैसे करें। आई थिंक आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि आप उसको ऐसे एनालाइज कर सकते हैं कि आप पीडीएफ्स पे जाइए, दोनों के पीडीएफ कर लीजिए, जैसे जीएस का हो गया और ऑप्शनल का हो गया, और कोई भी एक टॉपिक जो आप कर रहे हैं उसको सर्च कीजिए कंट्रोल एफ करके, और उस पर जितने क्वेश्चन आए उनको देखिए कि अच्छा क्या क्या सब थीम्स पे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। जैसे मैंने पॉवर्टी का एग्जाम्पल लिया था, तो हर साल सरकार ने यही पूछा है कि स्टेप्स क्या है, वाई आर वी स्टिल फेसिंग पॉवर्टी, उसमें इम्प्रूवमेंट कितनी आई है, और गवर्नमेंट के स्टेप्स हो गए, चैलेंजेस क्या क्या है और क्या करना चाहिए। आई थिंक दीज आर सर्टेन थीम्स दैट हैव बीन आस्क्ड। तो उससे आपको, जब आप वो बार बार एक ही दिन में उस पूरे उस टॉपिक के वही क्वेश्चंस को बार बार देखेंगे, आई नो इट्स वेरी टाइम कंज्यूमिंग, थोड़ा सा आपको लगेगा कि आप क्या कर रहे हैं, मतलब इसमें टाइम लग रहा है, लेकिन एक बार आप उस एक्सरसाइज को करेंगे ना, तो आपको लगेगा कि बहुत ईजी है, मतलब आपको और कहीं परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जस्ट फोकस ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, कंट्रोल एफ करके पॉवर्टी का हर क्वेश्चन देखिए, उसको अगर आप चाहें तो एक ड्राइव में जाके सेव कर सकते हैं सारे एक जगह पे, और उनको बार बार देखिए कि क्या क्या पूछा है पॉवर्टी को, और उसका आप फ्रेमवर्क एक अपने दिमाग में बनाइए। अगर आपके पास टाइम है तो आप उसको कॉपी पे बना सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स हाउ you can analyze previous year's questions for both optional as well as GS papers. And I feel that previous years के जो transcripts होते हैं for interview, they are also very helpful because a lot of questions get repeated again and again. तो previous years questions तो should be our मतलब should be the first thing that we should look at rather than looking at any other source. Previous years questions सबसे पहले आपको देखने चाहिए along with syllabus. यूपीएससी में नेक्स्ट क्वेश्चन विच आई हैव टू टेक इज, यूपीएससी में कोचिंग की इम्पोर्टेंस क्या है। तो मैंने जैसे फर्स्ट ईयर कोचिंग ली थी, मैंने माजिद एंड रवि से ली थी। तो क्योंकि आई एम द फर्स्ट पर्सन इन माय फैमिली टू टेक दिस प्रोफेशन, तो मेरे पास इतनी गाइडेंस नहीं थी। तो अगर आपके पास गाइडेंस है तो आई डोंट थिंक यू नीड टू टेक कोचिंग, बट कोचिंग से एक आपकी जो पढ़ाई है वो स्ट्रीम्ड हो जाती है। मतलब अगर मुझे खुद से वो पढ़ने पड़ जाते टॉपिक्स, इट वुड हैव टेकन मी अ लॉट मोर टाइम। सो मतलब ऐसा नहीं है कि ज़रूरी ही है कोचिंग करना, लेकिन क्योंकि मेरे पास और कोई सोर्स नहीं था तो आई हैड टू जॉइन इट। बट इफ़ यू हैव समवन हु कैन गाइड यू, जो आपको बता सकते हैं कि आप ये पढ़िए, आप ये कर सकते हैं, ये मत पढ़िए, तो आई थिंक यू कैन डू इट वाया सेल्फ स्टडी। मतलब मैंने फर्स्ट ईयर में ही कोचिंग ली थी, उसके बाद तो सेल्फ स्टडी ही की थी। सो इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस। देन यूपीएससी में टेस्ट सीरीज की इम्पोर्टेंस क्या है। टेस्ट सीरीज आर गुड, बट अगर मुझे चूज करना पड़े कि मुझे टेस्ट सीरीज करनी है, मुझे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन करने हैं, सो आई वुड ऑलवेज 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 चूज प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। बट इफ यू हैव गॉट टाइम तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उनसे उससे आपको एक नया पर्सपेक्टिव मिलता है। कोई आपके आंसर्स चेक करेगा तो वो आपको कुछ ना कुछ गलतियां बताएंगे कि मे बी दिस इज हाउ यू कुड हैव रिटर्न अ बेटर आंसर, या आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे करेंगे, या आप बहुत लेंदी आंसर्स लिख रहे हैं, क्वेश्चन को एड्रेस नहीं कर रहे। तो आई थिंक टेस्ट, मतलब जितने आप आंसर की प्रैक्टिस करेंगे दैट्स गुड, और आपको अगर कोई फीडबैक दे देगा तो दैट्स ऑल्सो गुड। लेकिन एट द कॉस्ट ऑफ प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस आई वुड नेवर रिकमेंड टेस्ट सीरीज। पहले आप अपने प्रीवियस ईयर्स के कीजिए, फिर आप टेस्ट सीरीज कर सकते हैं। आंसर राइट, द गोल इज टू राइट एज मेनी आंसर्स और टू हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ आंसर्स। तो आप वो टेस्ट सीरीज के थ्रू कीजिए। नॉर्मल अपने रजिस्टर पर आप एक फ्लो चार्ट बना के लिख सकते हैं कि अच्छा पहले मैं ये आई राइट दिस पॉइंट देन दिस, तो कैसे भी कीजिए, बट द गोल, द एंड इज टू राइट एज मेनी आंसर्स as possible for both GS as well as optional.
सो अगर आपको वो टेस्ट सीरीज से हेल्प मिलती है आप उससे कीजिए, अगर आपको वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को दोबारा लिख के हेल्प मिलती है आप उससे कीजिए। आई वुड प्रेफर दी सेकेंड ऑप्शन, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का। यूपी नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी में एनसीईआरटी की कितनी इंपॉर्टेंस है? आई थिंक एनसीईआरटीज आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब द फर्स्ट थिंग दैट वी शुड डू while we start preparing for it is to go for NCERTs। उससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी कि अच्छा ये चीज़ें हैं जो मुझे पढ़नी है। अब उसके बाद आप उसको वैल्यू एडिशन कर सकते हैं बाय रीडिंग दीज बुक्स लाइक लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, तमिलनाडु की हिस्ट्री। But the first go-to source should be your NCERTs for 6 to 11, 6 to 12 की for history, economics, geography and polity। तो ये आपकी सोशियोलॉजी हो जाती है जैसे 11 12 में, तो वो ये वाली टॉपिक मतलब एनसीईआरटीज तो आपको टिप्स पे होनी चाहिए। डू देम अगेन एंड अगेन। देन वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ना चाहिए? तो ये मैंने किसी और की स्ट्रैटेजी पढ़ी थी, तो मतलब मुझे बहुत अच्छी लगी थी स्ट्रैटेजी। तो आप पहले क्या कर सकते हैं कि एनसीईआरटीज को एक नॉर्मल रीड दीजिए। मतलब अगर आप मान लीजिए 6th की एक एनसीईआरटी उठा रहे हैं, तो एक जस्ट आप उसको एक नॉवल की तरह पढ़िए कि आपने फर्स्ट चैप्टर से लेके लास्ट तक पढ़ा। अब जब आप उसके बाद दूसरी रीडिंग पे आते हैं, तब उसको जो आप पढ़ रहे हैं, तो आपको जो पॉइंट्स लग रहे हैं इंपॉर्टेंट, आप उनको हाईलाइट कर सकते हैं। फिर जब आप तीसरी रीडिंग पे आ रहे हैं, तो अब उन हाइलाइटेड पॉइंट्स में से भी आपको रियलाइज होगा कि ओके दिस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दिस इज अ रियली इम्पॉर्टेंट पॉइंट। तो आप उसको एक नेक्स्ट मतलब दूसरे कलर के पेन से मार्क कर सकते हैं कि दिस इज समथिंग विच इज रियली इम्पॉर्टेंट। फिर फोर्थ रीडिंग पे आइए, फिर फिफ्थ रीडिंग पे आइए। तो ऐसे आपको समझ में आ जाएगा कि एनसीईआरटीज को कैसे पढ़ना है। मतलब वंस यू डू इट अगेन एंड अगेन, मुझे ये लगता है कि इस पेपर में जो की है, मतलब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ क्लियरिंग दिस पेपर इज रेपिटिशन। मतलब एक ही चीज को मल्टीपल टाइम्स डू इट अगेन एंड अगेन, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली नीड्स टू बी डन टू एस दिस एग्जाम। देन एनसीईआरटीज न्यू पढ़नी चाहिए या ओल्ड वाली करनी चाहिए? आई थिंक does not matter as long as you are doing either the old ones or the new ones properly। मतलब उनको बहुत अच्छे से कीजिए। तो आई थिंक डज नॉट मैटर कि नई है या पुरानी है, पर जो भी कर रहे हैं उनको बहुत अच्छे से कीजिए। जैसे अभी स्ट्रैटेजी बताई कि 5 बार, 6 बार, 7 बार, और उनमें जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनको हाईलाइट कीजिए, रीड देम अगेन एंड अगेन। और फिर जैसे कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है जो आजकल एनसीईआरटीज के भी एनसीईआरटीज निकाल के they frame certain questions, so you could follow those। मतलब मैं इनसाइट्स ऑन इंडिया को फॉलो करती थी 1-2 साल पहले तक, तो उन्होंने एनसीईआरटीज का भी काफी कवर किया हुआ है। सो दैट्स हाउ यू कैन रियली दैट्स हाउ यू कैन प्रिपेयर एनसीईआरटीज रियली वेल। कि पहले आप मल्टीपल रीडिंग्स दीजिए, उसके बाद हाईलाइटेड पॉइंट्स को बार बार पढ़ते रहिए, रोज पढ़िए, और फिर आप उनसे जो क्वेश्चंस आए हुए, मतलब जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स उनकी टेस्ट सीरीज बना दी कि एनसीईआरटीज के ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, उनको कीजिए। और फिर प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस तो सबसे पहले आपको करना ही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, यूपीएससी की प्रेपरेशन के लिए कितने साल के करंट अफेयर्स करने चाहिए? तो आई थिंक एक मतलब क्योंकि मैंने 6 साल प्रिपेयर किया है, तो मेरे तो 5-6 साल के आराम से प्रिपेयर हो गए थे। बट इफ़ यू आर अ बिगिनर, तो उस साल का आप पढ़ेंगे तो 2 साल के तो वैसे ही करंट अफेयर्स हो जाते हैं। मतलब एक साल आप पढ़ेंगे, दूसरा साल आप प्री देंगे, मेंस देंगे, इंटरव्यू करेंगे, तो 2 साल के तो आई थिंक इट शुड बी इनफ। और अगर आपको लग रहा है कि कम हो रहा है, तो आप उसे एक पहले साल के भी करंट अफेयर्स की मैगजीन्स में जाके यू कुड फॉलो दोज मैगजीन्स। करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें? आई थिंक आई हैव ऑलरेडी कवर्ड दिस पार्ट। फिर नेक्स्ट है कि यूपीएससी में न्यूज़पेपर कितने इंपॉर्टेंट है? और न्यूज़पेपर्स आर रियली इंपॉर्टेंट डिपेंडिंग ऑन विच स्टेज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर। अगर आप प्री के लिए कर रहे हैं, तो आई थिंक न्यूज़पेपर से बेटर मैगजीन्स रहते हैं। मतलब आपको एक आइडिया होना चाहिए कि व्हाट ऑल इज हैपनिंग, लेकिन मैगजीन्स से थोड़ा सा आपका टाइम बच जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। बट जो करंटली सॉरी मंथली मैगजीन्स आती हैं, उनको बहुत अच्छे से पढ़िए, मतलब डू देम अगेन एंड अगेन। और इंटर मेंस के लिए भी फिर वही है कि आप वहाँ से कीवर्ड्स यू कुड पिक सम कीवर्ड्स जो मिल जाते हैं एडिटोरियल्स में से। लेकिन और एक मेन से आपको एक ये पता चलता है मेंस की प्रेपरेशन में कि कौन कौन से टॉपिक्स आर रियली इंपॉर्टेंट।
जैसे 2-3 साल पहले गवर्नर और मतलब जो दिल्ली के एलजी लेफ्टिनेंट गवर्नर है और गवर्नमेंट ऑफ द डे है, उनके बीच में टसल चल रहा था। तो उसका एक क्वेश्चन आया हुआ था, गवर्नर पे कुछ इशू चल रहा है तो उसका एक क्वेश्चन आ जाएगा। लास्ट ईयर अफगानिस्तान का तालिबान जैसे अफगानिस्तान में आ गया था, तो ये था कि अफगानिस्तान पे कोई तो क्वेश्चन आएगा, तो दैट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन माय ऑप्शनल पेपर। तो आप वैसे ध्यान रखिए, जैसे टेररिज्म पे डॉक्टर जयशंकर ने काफी पॉइंट्स दिए थे, तो इस साल जैसे टेररिज्म पे क्वेश्चन आया हुआ था, तो उससे आप एक ये रखिए कि क्या चीज न्यूज में चल रही है, और उससे फिर आप अपने स्टैटिक पार्ट पे जाइए और उसको कवर कर लीजिए। आई थिंक दैट शुड बी इनफ। तो करंट न्यूज़पेपर इज रियली इंपॉर्टेंट। और इंटरव्यू के लिए तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 2 आपको पढ़ लेने चाहिए। मतलब आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि आपको वो भी करना होता, मतलब न्यूज़पेपर पढ़ना होता है, ड्राफ्ट करना होता है, मॉक्स करने होते हैं, ग्रुप डिस्कशन करना होता है, बट current affairs are really important for the interview part. So depending on the stage, the importance of current affairs increases or decreases. मैंने कौन कौन से न्यूज़पेपर्स को फॉलो किया था? पहले मैं जब अपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में आई यूज्ड टू रीड इंडियन एक्सप्रेस एंड हिंदू बोथ। फिर 1-2 साल मैंने हिंदू पढ़ा, लेकिन अभी के अटेम्प्ट में आई यूज्ड टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस क्वाइट डिलिजेंटली। मतलब मैं मृणाल सर अपने यूट्यूब चैनल पे, सॉरी अपने यस यूट्यूब पे और टेलीग्राम पे ही वुड गिव समरी ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। तो वहाँ से मैं देख के मुझे एक और समझ में आ जाता था कि क्या क्या टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है इंडियन एक्सप्रेस के। सो दैट्स व्हाई आई यूज्ड टू फॉलो इंडियन एक्सप्रेस। तो लास्ट के 1-2 साल से आई थिंक आई बीन फॉलोइंग इंडियन एक्सप्रेस मोस्टली। न्यूज़पेपर को कैसे पढ़े? आई थिंक आई हैव टोल्ड यू कि प्रीलिम्स के लिए है तो मैगजीन्स आई थिंक बिकम मोर इम्पोर्टेंट। यू शुड नो कि व्हाट इज गोइंग ऑन, बट मैगजीन से ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाता है। मेंस का और इंटरव्यू का आई हैव कवर्ड ऑलरेडी। दी नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूपीएससी में मैगजीन्स की क्या इंपॉर्टेंस है? मुझे पर्सनली फील होता है कि मैगजीन्स, इफ दे आर टॉकिंग, इफ द क्वेश्चन इज रिगार्डिंग मैगजीन्स ऑफ योजना और कुरुक्षेत्र, तो मैंने अपने पहले 2 अटेम्प्ट्स में बहुत ज़्यादा फॉलो किया था उनको। मुझे उसमें ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट फील नहीं होता है। मतलब ठीक है, 1-2 पूछ लेते हैं, बट अगर आप नॉर्मल अपने स्टैंडर्ड सोर्सेज भी फॉलो करते हैं तो यू शुड बी एबल टू राइट समथिंग। तो मुझे पर्सनली फील नहीं होता है कि मैगजीन्स आर दैट इम्पॉर्टेंट। अगर आप वही स्टैंडर्ड सोर्सेज और मंथली मैगजीन्स कर लेते तो आई थिंक दैट शुड बी इट। बट अगर आपके पास टाइम है तो यू कुड कवर दोस। इस साल लास्ट ईयर मे बी लास्ट ईयर तक तो मैंने में कुरुक्षेत्र और योजना काफ़ी फॉलो की थी, बट आफ्टर दैट आई स्टॉप डूइंग इट, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि उसमें आरओआई ज़्यादा रहता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने कौन कौन से मैगजीन्स को फॉलो किया था। आई थिंक मैं आपको बता चुकी हूँ कि कुरुक्षेत्र और योजना को किया था, और उनको कैसे पढ़ना चाहिए। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ रीडिंग दो, सो आई डोंट थिंक आई एम द राइट पर्सन टू टेल यू अबाउट हाउ दे शुड बी रेड। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपने यूपीएससी की तैयारी कब शुरू की थी और कैसे की थी? मैंने 2016 में वाजीराम, मतलब आई रिलोकेटेड टू ओल्ड राजेंद्र नगर, वाजीराम में की थी 1 साल के लिए, एंड देन आई केम बैक होम। और तब से मैं यहाँ से ही घर से ही प्रिपेयर कर रही हूँ। इन द मीन टाइम आई वुड जॉइन टेस्ट सीरीज ऑनलाइन, और 1 साल क्रैश कोर्स करने जाती थी तो अप डाउन करती थी, बट मोस्टली इट हैज़ बीन ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। और इस अटेम्प्ट में तो मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया था। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैं कितने घंटे पढ़ाई करती हूँ या करती थी? तो इट वुड वेरी अकॉर्डिंग टू द स्टेज। अब जैसे अगर मान लीजिए प्रीलिम्स पास आ रहा है तो ऑब्वियसली 11 to 12 आवर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है। मेंस आ रहा है तो दिस टाइम आई एक्सीडेड इवन 13 आवर्स कभी कभी। तो और इंटरव्यू के टाइम पे भी जैसे जैसे स्टेजेस पास आ जाएंगे, सो यू विल हैव टू इंक्रीज योर स्टडी टाइम। बट अगर मान लीजिए अभी प्रीलिम्स खत्म हुआ है, सो यू कुड टेक अ ब्रेक ऑफ मे बी 2-3 days। मेंस खत्म हुआ है, सो यू हैव मोर टाइम, तो आप उसमें चिल कर सकते हैं। यू कुड गो आउट, ट्रैवल समवेयर, मीट योर फ्रेंड्स, रिलेटिव्स। बट क्योंकि सिलेबस इतना सारा है तो यू नीड टू स्टडी वेल। मतलब आई डोंट थिंक देयर इज एनीवन, और मे बी some exceptional people must be there, but very few people would have been able to clear this exam without reading much. I am an average person, so I had to put in a lot of hard work. सो पढ़ना पड़ेगा आपको।
अब वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी, आपकी ग्रास्पिंग पावर कितनी है, आपकी मेमोरी पावर कितनी है, कि आप कितने जल्दी एक चीज़ को कैच कर पाते हैं, नए कॉन्सेप्ट्स को। कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए वो एक इंसान पे निर्भर करता है। अगर आप बहुत जल्दी मतलब बहुत जल्दी ग्रास्प कर पाते हैं, मतलब जल्दी से चीज़ें पकड़ लेते हैं, तो आपको कम टाइम लगेगा। अगर आप बहुत टाइम तक याद रख पाते हैं चीज़ें, तो आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप में ये दोनों चीज़ें नहीं है, तो आपको ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करने के लिए, समझने के लिए चीज़ों को। सो वो इंसान पे निर्भर करता है कि कितना पढ़ना चाहिए, लेकिन ये है कि पढ़ना पड़ेगा। 8 से 9 घंटे तो एवरेज है, लेकिन जैसे जैसे स्टेजेस पास आती जाएंगी, आपको थोड़ा-सा बढ़ाना भी पड़ सकता है टाइम। क्योंकि मैं इतने सारे फ्रेंड्स को जानती हूँ जिन्होंने इस साल पेपर क्लियर किया है, एंड दे वुड स्टडी फॉर, मतलब वो 11 से 12 घंटे पढ़ते थे। क्योंकि और कुछ होता नहीं है आपके पास, तो यू शुड फोकस ऑन स्टडिंग, क्योंकि आप पढ़ ही उसी के लिए रहे, तो पढ़ाई कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेली कितने घंटे पढ़ाई करनी चाहिए? आई थिंक मैं बता चुकी हूँ वो, कि वो इंसान पे निर्भर करता है। अगर वो जल्दी पकड़ पाता है चीज़ों को, तो उसको कम पढ़ने की ज़रूरत होगी। लेकिन सिलेबस को कंप्लीट कीजिए, ऑप्शनल के को, मेंस के को, आंसर राइटिंग कीजिए। तो अगर आप उसको 5 घंटे में कर सकते हैं, तो आपके लिए 5 घंटे भी बहुत है। लेकिन एवरेज इंसान को 8 या 9 घंटे लगेंगे डेली 1 साल तक के लिए। तो आप ये कीजिए। आपका मेन एम होना चाहिए कि आपको अपना ऑप्शनल, मतलब आपको सिलेबस पूरा कवर करना है, प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करने हैं। एंड इफ यू कुड जॉइन अ टेस्ट सीरीज, आप वो भी कीजिए, मतलब आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपीएससी की तैयारी के दौरान आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते थे? मैं अपने आप को ऐसे मोटिवेटेड रखती थी कि मतलब मुझे हमेशा से ये था कि मुझे यूपीएससी सिविल सर्विसेज को क्लियर करना है। तो एक तो वो हो जाता था, और दूसरा होता था कि सिंस मुझे सीखने को बहुत मिलता था इस पेपर से, कि इसमें ऑलमोस्ट हर चीज़ का ज्ञान मिल जाता है। तो एक वो भी मोटिवेटिंग फैक्टर होता था कि इफ़ आई वुड रीड इट, तो मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और तीसरा होता था कि अब जैसे, क्योंकि मेरी जर्नी ये 6 साल तक रही है, तो हर साल मुझे ये पता चलता था कि अच्छा, मेरी इस जगह पे कमी रही है, एंड दिस इज समथिंग आई नीड टू इम्प्रूव वर्क ऑन। या फिर जैसे प्रीलिम्स हो जाता था, तो मेंस में कभी जीएस में मार्क्स नहीं आए, या फिर कभी जीएस 1 में नहीं आए, कभी ऑप्शनल में नहीं आए, तो मुझे, या फिर जैसे इंटरव्यू में लास्ट ईयर, मतलब लास्ट तक आते आते रह गया, तो मुझे ये पता था कि कहाँ कहाँ पे स्कोप है इम्प्रूव करने का। मैं अपनी गलतियों पे जाती थी और उनको इम्प्रूव करती थी। तो इसमें मतलब निराश होने का, डिप्रेस होने का तो रीज़न है ही नहीं। ठीक है, कभी कभी जब आप, ये होता है कि इतनी मेहनत करते हैं और आपको रिजल्ट नहीं मिलता है, तो इट्स वेरी नेचुरल कि हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि आप क्यों जा रहे हैं इस सर्विस में। आप फेम के लिए जा रहे हैं, जिस भी चीज़ के लिए जा रहे हैं, फेम के लिए, सोशल रिकग्निशन के लिए, अथॉरिटी के लिए, जो भी आपका मोटिवेट, मतलब जो भी आपका रीज़न है इस सर्विस में जाने का, गो बैक टू दैट जब भी आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है। और फिर मुझे लगता है कि, और एक मैं किताब पढ़ती थी इस बार, मतलब मैंने बहुत पढ़ी थी, एटॉमिक हैबिट्स करके। उसने मेरी बहुत हेल्प की है इस पेपर में अपनी सैनिटी को मेंटेन करने के लिए, कि हर चीज़ को सीखने के लिए टाइम लगता है। जो बोलते हैं कि ठीक है, सबकी अपनी जर्नी होती है, लेकिन इस चीज़ से परेशान हो जाना कि उस इंसान ने पहले अटेम्प्ट में कर लिया, मेरा अभी भी नहीं हो रहा है, मेरे 5 हो गए, 6 हो गए, 7 हो गए। सबकी एक अपनी जर्नी है, सबको अलग अलग तरह की गाइडेंस मिलती है, तो कंपैरिजन ना करें। आई थिंक उससे आपको ज़्यादा, आप खुश रहेंगे अगर आप कंपैरिजन नहीं करेंगे इस जर्नी में, स्पेशली क्योंकि आप खुद देखें कि जब सबकी अपनी अपनी वो है, सबके पास रिसोर्सेज अलग मिल रहे हैं, सबको गाइडेंस अलग मिल रही है, तो अ, मतलब आप कंपैरिजन ना करें, तो एक वो भी आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा while you are preparing for this journey. And don't let any negative comments स्ट्रेस यू और मेक यू अनहैप्पी। ठीक है कि अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, तो आप उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए। यू जस्ट हैव टू फोकस ऑन योर प्रेपरेशन, दैट्स इट। आपको अपने मेंस लिख के आने हैं, प्रीलिम्स देके आने हैं, इंटरव्यू देके आने हैं, आप उसके बारे में सोचिए रादर देन थिंकिंग अबाउट फेलियर। सबसे बड़ा एक डीमोटिवेटिंग फैक्टर होता है कि अगर मैं फेल हो गया या मैं फेल हो गई, मतलब सबकी एक एस्पिरेशंस है। आप बस अपना अपना एफर्ट दीजिए, आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलेगा, मतलब दैट्स व्हाट आई फील। मैं टाइम टेबल कैसे बनाती थी, तो मेरा जो टाइम टेबल रहता था वो मोस्टली इस चीज़ पे रहता था कि अब जैसे हर इंसान की कुछ स्ट्रेंथ्स होती है, कुछ वीकनेसेस होती हैं।
तो अब जो मतलब मेरा टाइम टेबल उस पे होता था कि अगर आपने मतलब जैसे मेरे को इस बार ऑप्शनल प्रिपेयर करना था, मेरे ऑप्शनल के दूसरे पेपर में सिर्फ 100 मार्क्स थे, तो मुझे ये था कि मुझे दूसरा पेपर काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर करना है, तो मैं उस पर ज़्यादा ध्यान देती थी, उस पर ज़्यादा कवर करती थी। फिर कुछ चीज़ें मेरी स्ट्रेंथ थी, जैसे ऑप्शनल का फर्स्ट पेपर का पार्ट ए, वो मुझे पता था कि वो मुझे अच्छे से आता है, तो उसमें मतलब अपने आप ही मुझे कम टाइम देना पड़ता था। ऐसे ही जैसे एथिक्स मेरा ठीक रहता था, जीएस 2 में मतलब फॉर्चुनेटली मुझे पूरे चारों साल काफ़ी अच्छे मार्क्स मिले हैं, तो उसमें मुझे कम मेहनत लगती थी। या फिर कुछ टॉपिक्स होते हैं, जैसे सोशियोलॉजी मुझे बहुत प्यारा टॉपिक लगता था, तो वहाँ पे मेरी कम मेहनत लगती थी। लेकिन फिर जैसे हिस्ट्री बहुत वाइड है या फिर ज्योग्राफी बहुत वास्ट है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता था। तो मेरा टाइम टेबल उस पर डिपेंड करता था कि मुझे क्या कवर करना है और कितना मुझे नहीं आता है। तो दैट्स हाउ आई यूज्ड टू मेक माय टाइम टेबल। ऐसे ही आप अपना एक टाइम टेबल बना सकते हैं और एक कंसिस्टेंसी रखिए कि सेम टाइम पे उठिए, फिर 2 घंटे पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़े, फिर 1 घंटे मतलब आधा घंटा 10 मिनट का ब्रेक। तो एक अगर एक डिसिप्लिन लाइफ होगी तो उससे भी एक काफ़ी ज़्यादा आपका सिलेबस कवर हो जाता है। तो एक आप ऐसे अपना टाइम टेबल बना सकते हैं। मतलब वो सब्जेक्टिव है, वो हर एक इंसान पे निर्भर करेगा कि उसको किस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करना है, तो उस पे ज़्यादा टाइम लगेगा, किस पे कम लगना है तो उस पे कम टाइम लगेगा। तो एक सबका अपना अलग टाइम टेबल होगा, कोई सुबह पढ़ पाता है, कोई शाम को, कोई दिन में, तो इसलिए कोई एक फिक्स टाइम टेबल हो ही नहीं सकता इसका। नेक्स्ट है कि ऑप्शनल को कैसे चूज कर सकते हैं। तो इसमें आप ऑप्शनल को चूज करने के 4 पैरामीटर्स मेरे को लगते हैं कि 4 होते हैं। पहला होता है कि आपको उस ऑप्शनल में इंटरेस्ट कितना है, क्योंकि ये जर्नी पता नहीं है कि कितने साल चल जाती है, तो इंटरेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप उसको 4 या 5 साल सस्टेन कर पाएँ। फिर दूसरा होता है कि सिलेबस के लिए कोचिंग मटेरियल या फिर गाइडेंस अवेलेबल है या नहीं है। फिर तीसरा है कि वो स्कोरिंग है या नहीं है। और फोर्थ रहता है मतलब पहला हो गया कि इंटरेस्ट कितना है, और आई थिंक दीज आर सम बात्स ओनली कि ऑप्शनल को आप ऐसे चूज कर सकते हैं। इंटरेस्ट मुझे लगता है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, फिर ये कि सिलेबस वो लेंथ उसकी कितनी है, अगर मान लीजिए बहुत बड़ा है तो ऑब्वियसली आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। तो छोटे अगर आप जिन ऑप्शनल्स के छोटे सिलेबस है उनको ले पाएँ, तो आई थिंक दैट वुड बी एन एडवांटेज। मेरी एक मिस्टेक ये रही थी कि मैंने अपना ऑप्शनल गलत चूज़ किया, तो आई थिंक दैट्स व्हाई इट टुक मी 5 अटेम्प्ट्स टू सी माय नेम इन द लिस्ट। नेक्स्ट है यूपीएससी की तैयारी के लिए मीडियम कैसे चूज करें। मुझे लगता है कि मीडियम वो होना चाहिए जिसमें आप अपने आप को अभिव्यक्त एक्सप्रेस कर पाएँ। मतलब अगर मान लीजिए मुझे पंजाबी नहीं आती और मैं पंजाबी में लिखूँगी, तो डेफ़िनेटली मैं पंजाबी में एक्सप्रेस नहीं कर पाऊँगी, मैं पंजाबी के मुझे वर्ड्स लिखने में टाइम लगेगा। तो आप वो मीडियम चूज़ कीजिए जिसमें आप सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, जिसमें आपका कंफर्ट लेवल सबसे ज़्यादा है, क्योंकि मतलब आप इस साल के अगर रैंकर्स को देखेंगे तो उसमें एक हिंदी वाले सिहाग जी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा रैंक लेके आए हैं। तो आई डोंट थिंक कि यूपीएससी डिस्क्रिमिनेट्स ऑन द बेसिस ऑफ योर मीडियम। आपको इंटरव्यू में, मेंस में वही वाला मीडियम चूज करना चाहिए जिसमें आप क्वेश्चन को समझ सकें और आप अपने आंसर ढंग से लिख सकें। बाकी कुछ बिल्कुल भी मैटर नहीं करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया को कैसे यूज़ कर सकते हैं। मुझे लगता है कि सोशल मीडिया इज़ अ डबल एज्ड सोर्ड। ये अगर हम इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो हमारा टाइम बहुत वेस्ट होगा, लेकिन ढंग से करें तो बहुत अच्छे से हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें जैसे मैं जो फॉलो करती थी, मैं मृणाल सर की यूट्यूब की वीडियोस बहुत देखती थी। विजन के यूट्यूब का जो चैनल है जिसपे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का एनालिसिस था, वो देखती थी। इंटरव्यू के टाइम पे सनसर टीवी का जो एनालिसिस रहता था वो कभी कभी देखती थी। तो आप अपने यूट्यूब पे या फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप उनको फॉलो कीजिए, जैसे जो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो मृणाल सर हो जाते हैं, सुदर्शन गुर्जर सर का यूट्यूब पे एक चैनल था, उनको काफ़ी फॉलो किया मैंने। तो आप वहाँ से मतलब यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे आप उन चैनल्स को, उन लोगों को फॉलो कीजिए जो आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, इट्स गोइंग टू हेल्प यू इन ईदर योर प्रीलिम्स, मेंस या फिर इंटरव्यू। तो वैसे आप सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए, लेकिन कभी कभी ये होता है कि फेसबुक पे अगर हम चले जाते हैं तो उससे टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को। जैसे टेलीग्राम में वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी टॉपर्स अपने वहाँ पे नोट्स शेयर कर रहे हैं,
सो दैट्स हाउ यू कैन मेक गुड यूज ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फिर यूपीएससी की तैयारी ऑनलाइन या ऑफलाइन करनी चाहिए? आई थिंक यूपीएससी की तैयारी अगेन वो डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन पढ़ के अ, अपना मतलब अच्छे से पढ़ पाते हैं, कंसंट्रेशन मेंटेन कर पाते हैं, तो ऑनलाइन में क्योंकि समय बच जाता है, मतलब आपको ट्रैवल करने का टाइम बच जाएगा। लेकिन कुछ लोग हैं वो ऑफलाइन जाके ज़्यादा अच्छे से कंसंट्रेट कर पाते, फोकस कर पाते, तो ये बहुत ही एक सब्जेक्टिव चॉइस है। दोनों ही तरीकों से आप पेपर निकाल सकते हैं। बस ये है कि आप ये देखिए कि आपके लिए कौन सा ज़्यादा सूटेबल है, किसमें आप ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाते हैं। तो ये अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस। यूपीएससी के लिए दिल्ली जाना ज़रूरी है या नहीं है? अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस। आजकल तो काफ़ी सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन भी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप घर पे वो माहौल नहीं है या जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ नहीं है, तो आप शायद दिल्ली जा सकते हैं। मुझे पर्सनली दिल्ली इतना अच्छा पसंद नहीं आया था, मतलब मैं 1 साल के बाद वापस आ गई थी, क्योंकि वहाँ पे यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग ऑन योर ओन। कभी-कभी स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मेरे घर पे काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट मुझे मिलता था, मेरे पास एक रूम था, कोई मुझे परेशान नहीं करता था। तो वो डिपेंड करता है। और आजकल ऑलमोस्ट एवरी कोचिंग इंस्टीट्यूट इज़ प्रोवाइडिंग देयर कोचिंग सर्विसेज़ ऑनलाइन, और ऑनलाइन पे मेरी कंसंट्रेशन बन जाती थी। तो ये अगेन इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस वेदर यू वांट टू गो टू दिल्ली और नॉट। ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क अंदर से पड़ता है। अगर आप कहीं पर भी बैठ के पढ़ लेंगे, तो आप घर पे भी पढ़ सकते हैं और आप दिल्ली जाके भी पढ़ सकते हैं। फिर सिलेबस अगर समझ नहीं आ रहा है तो क्या करें? आप इसका एक ये कर सकते हैं कि जैसे सिलेबस में कोई भी कीवर्ड मेंशन है, अर्थक्वेक मेंशन्ड है या फिर साइक्लोन्स मेंशन्ड है, जैसे कम्युनलिज्म है, रीजनलिज्म है, तो आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे जाइए और उस पे देखिए, उसको सर्च कीजिए कि कम्युनल वर्ड कितनी बार आ रहा है। फिर उन क्वेश्चंस को एक जगह पे इकट्ठा कीजिए और फिर ये देखिए कि अच्छा कम्युनलिज्म पे क्या क्या पूछा हुआ है उन्होंने, कि कम्युनलिज्म क्यों है इंडिया में, कम्युनलिज्म को कैसे रोक सकते हैं, गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए, एंशियंट मतलब बिफोर इंडिपेंडेंस कम्युनलिज्म क्यों था, किस किस चीज़ में मैनिफेस्ट होता है। तो ये आप 6-7 थीम्स पे काम करेंगे तो आपको टॉपिक समझ में आ जाएगा और इतने से आपको सिलेबस समझ में आ जाएगा। फिर नेक्स्ट है मैप्स। अगर किसी को समझ नहीं आ रहे हैं तो क्या कर सकते हैं? मैप्स के लिए मुझे लगता है कि जब मैं मैप्स को करती थी तो मैं एटलस देखती थी, लेकिन मुझे सुदर्शन गुर्जर सर का उन्होंने मैप्स बहुत अच्छे से कवर किया हुआ है। वो यूट्यूब पे भी वो वीडियोस अवेलेबल है, मतलब यू डू नॉट हैव टू टेक सब्सक्रिप्शन ऑफ अन अकेडमी। यूट्यूब पे भी ही कवर्स एवरीथिंग, और अन अकेडमी का जो उनकी स्पेशल क्लासेस होती है उसमें उन्होंने मैप्स बहुत अच्छे से कवर करा है। तो मैंने उनको फॉलो किया था काफ़ी हद तक। सो यू कैन डू दैट ऑल्सो। नहीं तो आप गूगल पे जाकर यूट्यूब वीडियोस देख के अपने मैप्स को कवर कर सकते हैं, एटलस में देख सकते हैं। आजकल तो गूगल मैप्स देखेंगे तो उससे काफ़ी समझ में आ जाएगा। बार बार उनको रिवाइज कीजिए, 5 टॉपिक्स देखिए और फिर अगले दिन जब आप नया टॉपिक पढ़े तो पिछले 5 को रिवाइज कीजिए। ऐसे तीसरे दिन जब आ रहे तो पिछले 10 टॉपिक्स को रिवाइज कीजिए। शुरू में टाइम लगेगा, लेकिन बात तक आते आते आपको एक होल्ड मिल जाएगा कि क्या करना है। फिर और नोट्स पढ़ने चाहिए या टेक्स्ट बुक्स? आई थिंक पहले आपको टेक्स्ट बुक्स पढ़नी चाहिए, बेसिक्स आपको वहीं से आएंगे, क्योंकि नोट्स में हर चीज़ कवर नहीं हो पाती है। नोट्स में कॉन्टेक्स्ट हट जाता है, नोट्स में इंटरप्रिटेशन भी कभी कभी चेंज हो जाती है। तो पहले आप अपनी टेक्स्ट बुक पढ़िए और फिर आप नोट्स को फॉलो कर सकते हैं, जब आपको एक बेसिक आइडिया हो जाए कि अच्छा क्या चीज़ है ये और मुझे आगे क्या फॉलो करना है। अब उसके बाद है नोट्स कैसे बनाएं। तो नोट्स ऐसे बनते हैं, ये वाली चीज़ मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ने की स्ट्रैटेजी में भी बताई थी कि नोट्स पहले तो आप पढ़िए किसी चीज़ को, 2 बार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो आप वहाँ से हाईलाइट कर लीजिए या फिर आप उसको नया बना लीजिए। फिर जब आप उसको नोट्स को दोबारा पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि यार ये चीज़ तो ज़रूरी नहीं है, तो आप उसको काट दीजिए। फिर आपके और रिफाइन हो जाएंगे। मैं ऑनलाइन बनाती थी क्योंकि उसमें एडिटिंग करना बहुत आसान हो जाता है, कभी भी ऐड करना, कभी भी डिलीट करना इज़ वेरी इजी। सो यू कुड ऑल्सो डू दैट कि आप अपने ऑनलाइन पे जाके बना सकते हैं। पहले 5 चीज़ों को मतलब थोड़ी सी मेहनत लगती है ऑनलाइन बनाने में, ऑल तो कॉपी पेस्ट भी हो जाता है। तो फिर आप उनको बार बार पढ़िए तो आपको लगेगा कि यार ये तो और छोटा हो सकता है, ये और छोटा हो सकता है। सो दैट्स हाउ यू कैन गो अहेड। फिर रिवीजन कैसे करें? तो रिवीजन वही है कि जो आपने नोट्स बनाए हैं, जिन चीज़ों को आपने हाईलाइट किया है, उनको बार बार जाए। मतलब मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि इसमें कंसिस्टेंसी और रिवीजन इज द की, रेपिटेशन इज द की। बार बार रिपीट कीजिए, 10 बार, 20 बार, 30 बार, 40 बार तक भी पढ़ेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है।
लेकिन ऐसा नहीं है कि आप बहुत सारी चीज़ों को इतना बार पढ़ रहे हैं, एक लिमिटेड चीज़ों को पढ़िए, अपने नोट्स को पढ़िए और बार-बार पढ़िए। तो ऐसा आप रिवाइज़ भी कर पाएँगे, उनको लिख-लिख के देखिए। मुझे लिख के काफ़ी याद होता था, तो मैं तो हर बार मतलब मेरे इतने सारे रजिस्टर्स भर गए थे कि आप उनको बार-बार लिखिए, एक टॉपिक को लिखिए। थोड़ा-सा मैं फिर से कह रही हूँ कि थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन जब आपको बाद में उसका रिज़ल्ट दिखेगा तो यू विल बी सरप्राइज़्ड कि आप कितने अच्छे से रिकॉल कर पा रहे हैं चीज़ों को। एक दिमाग में तस्वीर छप जाती है कि अच्छा मुझे ऐसे करना है। सो दैट्स हाउ यू कैन रिवाइज योर थिंग्स। पढ़े हुए को कैसे याद रखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पढ़े हुए को आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बार बार लिखें, बार बार पढ़ें उसको, क्योंकि हम मशीन तो है नहीं, हम इंसान हैं, तो वी कांट रिमेंबर एवरीथिंग। लेकिन हम अगर हम बार बार उस चीज़ को देखेंगे जाके, तो बार बार आप देखेंगे तो बार बार आपको समझ में आएगा कि अच्छा इसमें पॉवर्टी की डेफिनेशन में ये होना चाहिए, 5 स्टेप्स है। जब आप उसको बार बार पढ़ेंगे, बार बार लिख के देखेंगे, तो क्यों नहीं याद होगा, डेफिनेटली याद हो जाएगा। मैं भी ऐसे याद करती थी। पढ़ाई में मन कैसे लगाए, नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो पढ़ाई में मन लगाने का ये वही है कि इसकी पढ़ाई आपको अंदर से आनी चाहिए, मतलब कोई आपको फोर्स करके यूपीएससी क्लियर नहीं करा सकता है। और फिर जब आप अगर आपका मन नहीं लग रहा है तो थोड़ा सा आप चिल आउट कर सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ घूम के आ सकते हैं, मूवी देख सकते हैं, फार्मिंग मतलब गार्डनिंग कर सकते हैं, मेडिटेट, एक्सरसाइज, काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक लिमिट में होनी चाहिए। और जब भी आपका मन ना करे तो आप ये सोचिए कि आप इस फील्ड में आना क्यों चाहते हैं, मतलब व्हाट इज दैट फैक्टर विच मेड यू टेक द प्लंज इनटू दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो आप हमेशा उस पे जाइए, जब आप उस पे जाएंगे फिर आप कभी कभी सक्सेस स्टोरीज पढ़ सकते हैं, आप लोगों के इंस्टा चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं और देख सकते हैं कि लोग कितना अच्छा काम कर पाते हैं जब वो सिविल सर्विसेज में आ जाते हैं। तो दैट्स हाउ यू कैन मोटिवेट योर सेल्फ कि कभी आप भी पढ़ेंगे इस चीज़ को, जितनी जल्दी पढ़ेंगे, जितनी जल्दी पेपर क्लियर करेंगे, तो यू वुड बी एबल टू अचीव योर गोल, और आप किस रीजन से आए थे, यू वुड बी एबल टू अचीव दैट। सो दैट्स हाउ यू कैन कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप स्टडिंग। मेरी तरफ से टिप्स, आखिरी क्वेश्चन है। तो मेरी तरफ से टिप्स में एक तो यही आएगा कि सबसे ज़्यादा लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स, कंसिस्टेंसी, रेपिटिशन, अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार इन चीज़ों को रिपीट कीजिए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस पे ध्यान दीजिए और सिलेबस को कवर कीजिए। आई थिंक दैट्स इट। मल्टीपल रिविजन्स, लिमिटेड सोर्सेज, स्टैटिक पे ज़्यादा ध्यान देना, सिलेबस को कवर करना और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस, एंड प्रैक्टिस एज मैनी आंसर्स, एज मैनी क्वेश्चंस एज पॉसिबल। सो दैट वाज फ्रॉम माय साइड। अब आप अपने क्वेश्चंस you could ask me in the comment box. Atomic Habits, you have also read it. I think you'll find it that it's a great book and it really helped me a lot, so I'm super crazy about it. And I think you could also give it a read if you have got time. I think it'll help you. न्यूज़पेपर कौन सा पढ़े? इंडियन एक्सप्रेस आप पढ़ सकते हैं, हिंदू भी पढ़ सकते हैं, आई थिंक बोथ और ईदर ऑफ दीज आर फाइन। प्रीलिम्स, मॉक टेस्ट, ऑफलाइन और ऑनलाइन। ऑफलाइन और ऑनलाइन का आपकी कन्वीनियंस पे है, एक टाइम में कीजिए कि 2 घंटे में आप कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। अब चाहे वो ऑफलाइन कर लीजिए चाहे ऑनलाइन कर लीजिए, डज नॉट मैटर, एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू डू 100 क्वेश्चंस विद इन 2 hours। हाउ टू रिटेन थिंग्स फॉर सो लॉन्ग टाइम, आई थिंक बार बार लिखिए, बार बार पढ़िए, उनको रिवाइज कीजिए और मल्टीपल टाइम्स पढ़िए। नेक्स्ट डे आके पढ़े तो पहले दिन का रिवाइज कीजिए। मेरा आधा टाइम, मतलब 4 से 5 घंटे तो मेरे पिछली चीज़ें रिवाइज करने में लग जाते थे रोज। तो इतनी बार मैंने बार बार चीज़ों को रिवाइज किया है। अ, तो आप ऐसे रिटेन कर सकते हैं। कौन सा ऑप्शनल बेस्ट रहेगा, आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन यू कि आपका इंटरेस्ट किस में है, कौन सा छोटी लेंथ का सिलेबस है, गाइडेंस अवेलेबल किस में है और स्कोरिंग है या नहीं है। बट मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट होना मैटर करता है। आप क्लास 11th में है तो आप एनसीईआरटीज़ को कर लीजिए, 32-33 मतलब 30 to 33 एनसीईआरटीज़ बनती हैं, आप उनको फॉलो कीजिए और 2-3 साल उनको पढ़िए, मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, 10 बार 15 बार पढ़ेंगे तो आपके 2-3 साल तो ऐसे निकल जाएंगे। एंड देन यू कैन पिंग मी ऑन माई इंस्टा चैनल और यूट्यूब चैनल और फेसबुक, एनीवेयर, और फिर मैं आपको आगे गाइड कर सकती हूँ। क्योंकि अभी आप 11th में, तो 11th काफ़ी, अभी आप एनसीईआरटीज़ फॉलो कर लीजिए, 30 किताबें बहुत अच्छे से पढ़िए उन्हें। मेरी एज 15 साल है, सॉरी। सो फ्रॉम व्हाट शुड आई, 15 तो अभी काफ़ी कम है, तो आप एनसीईआरटीज़ कर लीजिए। एनसीईआरटीज़ 30 एनसीईआरटीज़ बनते, 30 या 35 के अराउंड, 6 से लेकर 12 तक की 4 सब्जेक्ट्स की, हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स।
मतलब सोशल साइंस, आप इनको कीजिए, 2-3 साल आपके इसी में लग जाएँगे, बहुत अच्छे से कीजिए, बार-बार कीजिए, 10 बार पढ़ें उनको, रिवाइज़ कीजिए, हाइलाइट कीजिए एंड देन मेबी वी कैन हैव अ चैट अगेन। आप मेरा टेलीग्राम चैनल नेम और टेलीग्राम पे मैं ज़्यादा रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, आप इंस्टा का मेरा हैंडल है गरिमागर 309, तो आप वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें मैं आगे इंटरव्यूज़ लूँगी बाकी लोगों के। सो यू मतलब जो बाकी टॉपर्स हैं, एक का मैं मतलब साहित्या जी का ले चुकी हूँ, उनका रैंक 24 था। तो आप उनको भी फॉलो कर सकते हैं, मतलब विल बी कवरिंग स्ट्रैटेजीज, डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शनल्स कवर करेंगे। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल भी फॉलो कर सकते हैं। विजन आईएएस मंथली मैगजीन, इज इट सफिशिएंट? इस पेपर के लिए ऐसा कुछ नहीं है कि ये चीज़ सफिशिएंट है या वो चीज़ सफिशिएंट है। आपको इतना होना चाहिए कि आपने अपना स्टैटिक कवर कर लिया, करंट अफेयर्स ठीक ठाक आपको पता है, तो प्रीलिम्स के लिए और भी किताबें बहुत ज़रूरी है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी ज़रूरी है। तो मंथली मैगजीन आई डोंट थिंक कि उससे आपका काम चल पाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन है कि क्या ये पढ़ लेंगे तो उससे क्वेश्चन पेपर निकल जाएगा, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं विद अ लिटिल बिट ऑफ लक। देन घर में रहते हुए डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे? डिस्ट्रैक्शन से आप वही है कि आप घर वालों को बोल को डिस्टर्ब ना किया जाए। अगर कोई आता है तो आपको परेशान ना किया जाए, आपको बाहर ना भेजा जाए कुछ भी सामान वगैरह लाने के लिए। सो दैट्स हाउ यू कैन अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस एट होम। मेंस एग्जाम में 10 मार्क पर क्वेश्चन, पहले मेरे हिसाब से 15 मार्कर्स को कवर करना चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा मतलब अगर छूटेंगे भी आपके तो 10 मार्कर्स छूटेंगे। तो 15 मार्कर्स को फॉलो कीजिए और फिर 10 मार्कर्स पे जाइए। टाइम आप डिवाइड कर सकते हैं, उसमें 10 मिनट बनता है, उसमें 7 मिनट कुछ बनता है। तो मतलब आप रेशो निकालेंगे तो आपको टाइम मिल जाएगा। बट पहले ही मेरी एडवाइस होगी कि 15 मार्कर्स को फॉलो कीजिए। और प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कहाँ से मिलेंगे? पीडीएफ्स अवेलेबल हैं, और अगर आप मुझे एक बार इंस्टा पे पिंग कर देंगे तो मैं आपको एक्चुअल वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस का जो पीडीएफ मेरे पास है मैं आपको वो फॉरवर्ड कर दूँगी। बाकी आप यूट्यूब मतलब सॉरी गूगल करेंगे तो आपको पीडीएफ मिल जाएंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बोथ फॉर ऑप्शनल एंड एज वेल एज मेंस। आप बिल्कुल कर सकते हैं जॉब के साथ इफ़ यू आर एबल टू गिव इनफ टाइम फॉर द प्रिपरेशन पार्ट, क्योंकि काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स जो जॉब के साथ करते हैं क्योंकि घर पे नहीं बैठ पाते हैं वो पूरे दिन, मतलब दे हैव फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स ऑल्सो। तो आप बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको यूपीएससी का सिलेबस मतलब आपका गोल होना चाहिए कि आप यूपीएससी का सिलेबस कवर कर पाएँ और आंसर राइटिंग प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस कर पाएँ। तो अगर आप वो कर सकते हैं तो गो अहेड विद योर जॉब एज़ मतलब डू बोथ टुगेदर। 12th के बाद यूपीएससी कर सकते हैं नहीं। एक्चुअली आपको एक ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए आपके पास, तब आप कर सकते हैं। आंसर राइटिंग की शुरुआत कैसे करें? आंसर राइटिंग की शुरुआत, पहला आंसर तो आपको लिखना पड़ेगा और देख के लिखेंगे तो ये लगेगा यार क्या बकवास लिखी है। बट डू इट कंसिस्टेंटली, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। एक बार स्टार्ट कीजिए, मतलब यू जस्ट हैव टू स्टार्ट इट। किसी को दिखा सकते हैं, लेकिन कम से कम जब तक आपने 50 आंसर्स खुद से नहीं लिख लें तब तक किसी को ना दिखाए बेटर रहेगा। और उससे परेशान ना हो कि मैं बहुत गंदे लिख रहा हूँ या बहुत गंदे लिख रही हूँ, क्योंकि वो सब जब सबने फर्स्ट टाइम जब स्टार्ट किया होगा तो पहले ही क्वेश्चन से स्टार्ट किया होगा। और मैं गारंटी दे सकती हूँ कि 99% लोगों ने बहुत अच्छे आंसर्स नहीं लिखे होंगे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, मैं परेशान हो जाती थी बट कोई पॉइंट नहीं है। आप कम से कम 50 या 60 क्वेश्चंस के आंसर्स लिखिए, फिर आपको धीरे धीरे खुद समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ फॉलो करनी चाहिए, क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। क्या कर सकते हैं, आपकी किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के मेंस की टेस्ट सीरीज लेके आ सकते हैं। तो आप पहले उस क्वेश्चन को पढ़िए, खुद से अटेम्प्ट कीजिए, फिर उसके सोल्यूशन पे जाइए और देखिए कि आप और क्या लिख सकते थे और क्या मिस हो गया। कौन सी क्लास के नोट्स बनाने हैं यूपीएससी में? हर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के नोट्स, मतलब अगर आपको बिना नोट्स पढ़ के चीज़ें याद रहती तो दैट्स गुड। बट मुझे लगता है कि हर चीज़ के लिए नोट्स, हर टॉपिक के नोट्स मैंने बनाए थे, बट इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव चॉइस। तो आप अगर आपको कन्वीनियंट लगता है तो आप बना सकते हैं, नहीं तो आप जैसे भी आप याद कर पाए। पॉइंट ये है कि आपको सिलेबस कवर होना चाहिए। पीएससी में कितनी रैंक होनी चाहिए? आई थिंक सभी को रैंक वन तो पसंद ही आएगी, तो कितनी भी आप रैंक लेके आ सकते हैं। उस साल जितनी वैकेंसीज हैं, आप जिस कैटेगरी में आते हैं तो उसके हिसाब से, और आपको कितनी किस में खुश रहेंगे। आई थिंक अगेन ये बहुत ही वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि कोई
सेकंड रैंक में भी खुश नहीं होगा और कोई 600 रैंक में भी काफ़ी खुश होगा. I think I have already spent a lot of time. So if you have any more questions, you could ping me on Insta channel पे आप कर सकते हैं. YouTube पे I'll be coming up with certain videos. मैंने कोशिश की है काफ़ी काफ़ी सारे क्वेश्चंस कवर करने की इस वाली वीडियो में. अगर आपके कुछ और डाउट्स हैं तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर दीजिएगा इंस्टा पे. तो आई थिंक आई विल बी एबल टू कवर इट देयर. It was nice talking to you, everyone, and I hope the the things that I've told, they really help you in